अजीब इत्तेफाक था कि बस के साउंड सिस्टम में भी यही गाना प्ले हो रहा था। इधर उसने भी तय कर ही लिया था कि वह रिया के घर जाकर सल्फास की गोलियां खा लेगा। दीपक ने इस गाने को पहले भी कई बार सुना था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी इस गाने को इतनी गंभीरता से ले लेगी। बस की सीट पर सिर टिकाए उसने खिड़की से बाहर नजर घुमाई। हरे भरे पेड़ पौधे, खेत खलिहान सब तेजी से भागते जा रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे जिंदगी भी उसके हाथ से छूटकर तेजी से भागी जा रही है। आज का दिन शायद उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। उसने गहरी सांस ली और पलकों को समेट लिया। माँ, क्या तुम कभी हवाई जहाज में बैठी हो? 14-15 साल के लड़के ने आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन पर नजरें गड़ाए हुए पूछा। ना बबुआ, हवाई जहाज में बैठना हमारे नसीब में कहाँ। चावल से कंकड़ चुगते हुए माँ ने अपने नसीब को कोसा। माँ, जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हें और पापा को हवाई जहाज में जरूर बैठाऊंगा। उसने नजरों से ओझल होते एरोप्लेन से नजरें हटाने हुए माँ की तरह देखा। ठीक है, पहले तू बड़ा आदमी तो बन जा, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपक ने एक पल के लिए आंखें खोली तो अंदर कुछ बिखरता सा महसूस हुआ। उसने घबरा कर आंखें मूंद ली। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, जब उसी ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया तो अब बचा क्या है। बाबूजी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तू चिंता मत कर, एक बेटा खराब निकल गया तो क्या हुआ, तेरा दूसरा बेटा है ना, यह तेरा खेवनहार बनेगा। दादी ने अपने आंचल से बाबूजी के आंसू पोंछते हुए 10 साल के दीपक की ओर इशारा किया। बाबूजी ने बुझे बुझे निगाहों से उसकी की तरफ देखा था, जैसे वो पूछ रहे हो कि कहीं तुम भी ऐसा ही तो नहीं करोगे। दीपक के बड़े भाई झगड़ालू स्वभाव के थे। वे कई सालों से अपने माँ बाप से अलग रहते हैं और अक्सर उनसे झगड़ते रहते थे। दीपक को ऐसा लगा जैसे बाबूजी की उम्मीद भरी निगाहें उसे घूर रही है। छोटे भाई का भविष्य, छोटी बहनों की उम्मीद, सब कुछ बस उसी पर टिकी हुई थी। उसके मन में विचारों का ऐसा सैलाब उमड़ रहा था कि उसे बेचैनी सी होने लगी। तभी एक झटके से बस रुकी तो विचारों का तूफान थम गया। बस अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी थी। जब वह सीट से उठकर बाहर निकला तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। बस स्टैंड के बाहर निकलकर वह आहिस्ता आहिस्ता रिया के घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे मोबाइल की घंटी सुनाई पड़ी। उसने पॉकेट में हाथ डालकर मोबाइल निकाल लिया। वाह, क्या खूब रिश्तेदारी निभाई आपने। आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी थी जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। रिया के जीजा का नंबर देखते ही दीपक बरस पड़। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो अपनी तरफ से उन्हें मनाने की भरसक कोशिश कर ही रहा हूँ। उधर से आवाज आई, बस रहने दीजिए, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ उनके घर उनसे बात करने। दीपक ने कहा, आप मेरी बात मानिए और अभी वहाँ मत जाए, अभी आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है। अब ठीक बेठीक जो भी होगा देखा जाएगा, आज तो आखिर फैसला होकर रहेगा। दीपक ने अपना फैसला सुनाया। आप समझते क्यों नहीं, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें बात करने के लिए राजी किया है। यदि अभी आप वहाँ पर चले गए तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। आप एक काम कीजिए, अभी मेरे घर चले आइए, मैं आपको अपने साथ ले जाकर उनसे बात करवा दूंगा। रिया के जीजा जी ने समझाया। अच्छा ठीक है। दीपक ने फोन रख दिया। रिया के जीजा का घर रिया के घर में करीब 1 किलोमीटर के फासले पर था। दीपक रिया के जीजा जी के घर चला गया। वहाँ पर रिया के जीजा और दीदी दोनों मौजूद थे। उन्होंने दीपक का उचित आदर सत्कार किया। थोड़ी देर के बातचीत के बाद दीपक ने रिया के मम्मी पापा से मिलने की इच्छा जताई। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, तब तक मैं उनसे इजाजत लेकर आता हूँ, रिया के जीजा ने कहा और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वे आए तो उनका चेहरा लटका हुआ था। दीपक ने पूछा, क्या हुआ, क्या कहा उन लोगों ने। वे लोग अभी ना तो आपसे मिलना चाहते हैं और ना ही बात करना चाहते हैं, रिया के जीजा जी ने बताया। कोई बात नहीं, अब मैं खुद उनसे बात करता हूँ, वो कहते हुए गुस्से में बाहर निकल गया। वह तेज कदमों से रिया के घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी उसे रिया की छोटी बहन नेहा का स्कूल नजर आया, जिसके बारे में एक बार बताया था कि वो उसी स्कूल में पढ़ती है।
दीपक को नेहा से बड़ा लगाव था। वह उसे छोटी बहन की तरह प्यारी थी। उसे लगा कि उसे नेहा से एक बार जरूर बात करनी चाहिए। उसे विश्वास था कि वह उससे झूठ कभी नहीं बोलेगी। स्कूल के गेट पर खड़े होकर उसने अंदर देखा तो एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाते नजर आए। दीपक ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया। क्या रिया स्कूल आई है? शिक्षक को नमस्कार करने के बाद दीपक ने उनसे पूछा। हाँ आई तो है, लेकिन आप उसके कौन हैं? उस शिक्षक ने सवालिया लहजे से पूछा। नेहा मेरी बहन है, क्या आप उसे बुला सकते हैं? नेहा बाहर आओ, कोई आया है तुमसे मिलने। उस शिक्षक ने वहीं से आवाज लगाई। थोड़ी ही देर में एक दुबली पतली सी लड़की बाहर आई। प्रणाम भैया। उसने आते ही दीपक के पैर छुए तो शिक्षक अंदर चला गया। उसके बुझी आंखें, बेतरतीब बाल, सूखे होंठ और उदास चेहरा देखकर दीपक का दिल दुख से भर गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही खूबसूरत लड़की है जो हमेशा खुशी से चहकती रहती थी। घर का क्या हाल चाल है नेहा? कुछ बताओ ना। उसकी आवाज में दर्द था। क्या बताऊं भैया, घर के हालात बहुत खराब है। घर में तूफान मचा हुआ है, कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है। मम्मी पापा दीदी को तो टॉर्चर कर ही रहे हैं, साथ में मुझे और आपकी बहन को भी टॉर्चर कर रहे हैं। क्या उन्होंने तुम्हें भी मारा है? हाँ, वे लोग कह रहे हैं कि जब तुम्हें इस बात की खबर थी तो हमें बताया क्यों नहीं। उसकी हालत देखकर दीपक को पहली बार खुद से नफरत हुई। मेरी वजह से इस मासूम लड़की को इतने डैक सहने पड़े। यह सोचकर वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। घर चलिए ना भैया, दीपक को चुप देखकर नेहा ने कहा। आज नहीं फिर कभी। तुम एक काम करोगी, मेरा ये पत्र अपनी दीदी तक पहुंचा देना। दीपक ने अपना आखिरी पत्र जेब से निकालकर नेहा को दे दिया, जो उसने कल रात ही लिखा था। ठीक है, अब मैं जाऊं? नेहा ने सिर हिलाते हुए पूछा। हाँ अब तुम जाओ, दीपक ने कहा। नेहा ने उसके पैर छुए और अंदर चली गई। उसके जाते ही वह भी आगे बढ़ गया। पता नहीं क्यों नेहा से मिलने के बाद उसके ख्यालात बदलने लगे थे। अब उसे अपनी खुशी की नहीं बल्कि नेहा के परिवार की फिक्र होने लगी। अगर मैंने नेहा के घर जाकर जहर खा लिया तो नेहा के परिवार पर मुसीबत आ जाएगी। मेरे मौत के बाद पुलिस उन्हें परेशान करके रख देंगी। एक तो वे बेचारे अपने नालायक बेटों की वजह से पहले से ही परेशान हैं। उनके वजह मम्मी जी पहले से ही डिप्रेशन की शिकार हैं। मुसीबत का सामना करते करते पापा जी चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं। और यदि वे अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं करना चाहते तो इससे ये तो साबित नहीं ना होता कि वे लोग बुरे हैं। वे क्या कोई भी माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी अमीर परिवार में हो ताकि वह हमेशा सुखी रहे। यदि मैं भी उनकी जगह होता तो शायद यही करता। फिर मेरे जैसे गरीब आदमी की औकात ही क्या है। यदि रिया की शादी मुझसे हो भी गई तो मैं उसे वो खुशियाँ कभी नहीं दे पाऊंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे साथ रहकर उसकी जिंदगी भी अजाब बन जाएगी। आज अगर उनके दरवाजे पर मेरी मौत हो गई तो मेरे घर वाले इनके ऊपर हत्या का केस कर देंगे। फिर मम्मी पापा को, रिया को, नेहा को, सबको पुलिस पकड़ कर ले जाएंगी। मेरी बहन अंकिता का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। रिया की बड़ी बदनामी होगी और रिया अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हो सकता है कि बदनामी के डर से वह आत्महत्या भी कर ले। और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं होऊंगा। क्या मैं इतना खुदगर्ज हूँ कि अपनी खुशी के लिए इतने लोगों के दुख का कारण बनूं? मैं तो हमेशा से ही दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करता आया हूँ। क्या मैं इनकी खुशी के लिए एक और कुर्बानी नहीं दे सकता? क्या किसी को पा लेना ही सच्ची मोहब्बत है? इसी तरह के हजारों विचार फिर से उसके दिमाग में तूफान उठाने लगे। उसका सिर फटने लगा, पांव भारी होने लगे। उसके कानों में एक साथ कई लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने कभी रिया का रोता हुआ चेहरा सामने आ जाता तो कभी नेहा का रोता हुआ मासूम चेहरा घूम जाता। कभी अंकिता का रोता चीखता चेहरा सामने नजर आने लगता। अब एक कदम भी चलना उसके लिए मुश्किल हो गया। वह सिर पकड़कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। कुछ देर तक वह उसी हालत में बैठा रहा। क्या तू इतना कायर और कमजोर है कि मूर्खों की भांति आत्महत्या करने चला है?
क्या तुझे अपने प्यार पर इतना भरोसा नहीं है कि तू उसे जलील करना चाहता है? क्या किसी के जिस्म को हासिल कर लेना ही मोहब्बत है? क्या बिना शादी किए तू अपने प्यार को जिंदा नहीं रख सकता? क्या तेरे जीवन का मकसद यही है? क्या तू भूल गया कि तुम्हारा जन्म इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हुआ है? क्या तू अपने माँ बाप, भाई बहनों को जीते जी मार देना चाहता है? इसी तरह के हजारों सवाल उसके मन में उठने लगे। तभी उसकी अंतरात्मा से एक आवाज आई, नहीं दीपक नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं है। तुम्हें इन सब की खुशियों के बदले अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी ही होगी। नहीं, एकाएक उसने सिर को झटका दिया और उठ खड़ा हुआ। अब वह अंतिम निर्णय पर पहुंच चुका था। उसने जेब से सल्फास की गोलियां निकाली और नफरत से देखते हुए उसे दूर फेंक दिया। सच्ची मोहब्बत जीवन लेती नहीं है, जीवन देती है। बहुत पहले उसने किसी मैगजीन में यह नज्म पढ़ी थी, लेकिन उसका अर्थ उसे आज समझ आया था। तुम ना हुए मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रहा। मेरी चंदा मैं तेरा सितारा रहा। रिश्ता है बस एक रेत सा, ऐ समंदर मैं तेरा किनारा रहा। खड़ाम, आह, बिस्तर से नीचे गिरते ही उसके यादों और ख्वाबों के बीच का डोर टूट गया। क्या यार फिर से मोहब्बत के दौरे पड़ने लगे क्या, जो सपनों में बुदबुदा रहे थे? तवे पर रोटी रखते हुए प्रदीप ने चुटकी ली। सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि मुझे बिस्तर से गिराया किसने? दीपक कमर सहलाते हुए गुस्से में बोला। प्रदीप ने नजरों घुमाते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां विशेषर मुस्कुराते हुए भागने की तैयारी में चप्पल पहन रहा था। रुक जा साले, आज छोड़ूंगा नहीं। दीपक भी हंसते हुए तेजी से उसके पीछे भागा, तो कमरे में मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे। दोस्तों, इस कहानी को लिखने का मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आजकल के युवक प्यार का सही अर्थ समझ पाएं और गलत रास्ते चुनने से बच जाएं, क्योंकि आजकल अक्सर देखा जाता है कि लोग प्यार में हत्या, आत्महत्या जैसे गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी को हासिल कर लेना मोहब्बत नहीं है, बल्कि किसी को खोकर उसे जीवन भर दिल में जिंदा रखना ही सच्ची मोहब्बत है। और हाँ, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारी बातें बाकी है, लेकिन अब मैं इसके आगे तभी लिखूंगा जब आप लोग चाहेंगे। इसलिए कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, कृपया इस कहानी के विषय में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रकट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।